आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का सैंपल मॉक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा एसएससी जीडी का सैंपल मॉक 2 रहने वाला है। साथ ही साथ हम आरआरबी के सैंपल मॉक भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वीडियो जो हैं आप लोग देख सकते हैं। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशली वो रेलवे एग्जाम्स के लिए सैंपल मॉक चल रहे हैं, और ये एसएससी जीडी के जो आपको सैंपल मॉक्स हैं ये आपको रेगुलर बेसिस पर दिए जा रहे हैं। जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम्स आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया है, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। और आप लोगों को बता दें, ये जो पीडीएफ है सैंपल मॉक की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र जो है ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। और अगर हम पुस्तक की बात करें तो टोटल इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो 36 चैप्टर्स हैं। और इस पुस्तक में 6000 काव्य पंक्तियां हैं। कितनी? 6000 काव्य पंक्तियां आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधा और कृष्ण का प्रेम किस शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है? तो जो राधा और कृष्ण का प्रेम है ये किस शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण का प्रेम देखने को मिलता है। और अगर हम मणिपुरी नृत्य की बात करें तो ये हिंदू वैष्णव प्रसंग पर भी आधारित है। ये नृत्य किस पे? हिंदू वैष्णव प्रसंग, ये इस पर भी आधारित है ये नृत्य। और आप लोगों को पता ही होगा मणिपुरी नृत्य में जो महत्वपूर्ण नाम आते हैं उसमें जो नाम आता है दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये झावेरी बहनें जो हैं, कौन सी? झावेरी बहनें। ये मणिपुरी नृत्य में बहुत फेमस नाम है ये झावेरी बहनों का, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। और अगर हम मणिपुरी नृत्य में इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं वो एक तो होता है पुंग और दूसरा होता है करताल। ये जो जो इंस्ट्रूमेंट है ये मणिपुरी नृत्य में जो साज बजता है उसमें पुंग और करताल को बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका कई बार अभी पूछा जा चुका है। आपका सिलेक्शन पोस्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और आपका जो अभी लेटेस्ट सीजीएल एग्जाम हुआ है उसमें और एमटीएस में भी ये 1 से 2 बार ये रिपीट कर चुका है प्रश्न। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो अगर संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देखें तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। और संस्कृति मंत्रालय ने जो 9वां शास्त्रीय नृत्य माना है वो किसको? छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य माना गया है। वहीं अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी की, किसकी? संगीत नाटक अकादमी। इसकी जो स्थापना है वो 1953 में की गई थी, और हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संस्कृति मंत्रालय जो है वो 9 शास्त्रीय नृत्य मानता है, लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है वो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य मानता है। कौन कौन से? जिसमें तो आता है आपका है भरतनाट्यम पहला, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा मणिपुरी, चौथा ओडिसी, पांचवा कथक और छठवां सत्रिया, आठवां और सातवां कथकली, और आपका जो 8वां है वो है मोहिनी अट्टम। तो ये 8 जो है वो संगीत नाटक अकेडमी मानता है, और संस्कृति मंत्रालय जो 9वां है वो छऊ को मानता है। तो ये आपकी थी इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो जो गजल गायक है जगजीत सिंह, इनको पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा 2003। 2003 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर हम कुछ प्रसिद्ध गजल गायक देखें तो सबसे पहला नाम आता है किसका? पंकज उदास का। पंकज उदास, मन्ना डे और बेगम अख्तर। बेगम अख्तर, ये आपके प्रसिद्ध गजल गायकों में कुछ नाम आते हैं। और जो जगजीत सिंह जी थे इनको 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोभा नायडू का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जो शोभा नायडू का संबंध है वो किससे है? ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है शोभा नायडू। और कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से कुचिपुड़ी का संबंध है। वहीं अगर हम आपको बताएं जो कुचिपुड़ी नृत्य में फेमस नाम है उसकी एक आप लोग ट्रिक याद रखिए, रेड्डी शब्द। कौन सा?
रेड्डी शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए तो वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित वो नाम है। जैसे हम कुछ फेमस नाम लेते हैं कुचिपुड़ी के, पहला आता है आपका राधा रेड्डी, दूसरा आता है राजा रेड्डी, तीसरा आता है भावना रेड्डी और चौथा आता है कौशल्या रेड्डी। ये सभी के सभी नाम जो हैं वो आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप लोगों को एक हम महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में, जिसमें कि 9 से 10 प्रश्न, यहाँ तक कि 11 भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो ये आपका एरिया है 8 से 10 का, ये स्टैटिक जीके के प्रश्न जो है वो कंफर्म प्रश्न है। ये आपके 8 से 10 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। स्पेशली एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी को देखते हुए हमने स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज की ये ई बुक लॉन्च की है। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। तो आप सभी लोग अगर एसएससी जीडी में जीके सेक्शन में स्टैटिक जीके में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर परचेज कर लें, जिससे आप स्टैटिक जीके में एक अच्छा स्कोर कर पाए। लिंक इसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस मात्र 49 रुपये रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेटर्स टू मदर किसकी पुस्तक है? तो लेटर्स टू मदर जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगर हम नरेंद्र मोदी की अन्य पुस्तकों की बात करें, जिसमें सबसे फेमस पुस्तक आती है आपकी एग्जाम वॉरियर। कौन सी पुस्तक आती है? एग्जाम वॉरियर। दूसरी पुस्तक है आपकी साक्षी भाव। क्या है? दूसरी पुस्तक है आपकी साक्षी भाव। और तीसरी और इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये आपकी सोशल हार्मोनी। कौन सी पुस्तक है? सोशल हार्मोनी। तो एग्जाम वॉरियर, साक्षी भाव और सोशल हार्मोनी, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो जो पहली बार एशियन गेम्स हुए थे, इनका आयोजन कब हुआ था? तो 1951 में इनका पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कराया गया था। और इनका जो आयोजन था पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में इनका पहली बार आयोजन हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? तो जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनके द्वारा पहले एशियन गेम्स का उद्घाटन किया गया था। अगर हम पहले एशियन गेम्स में भारत की अगर रैंक की बात करें, किसकी रैंक? इंडिया की, तो वो इंडिया की रैंक सेकंड रैंक रही थी, जिसमें भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे। और वहीं अगर हम पहली रैंक की बात करें 1951 के एशियन गेम्स में, तो वो आपका जापान पहली रैंक पर रहा था, जिसने 24 गोल्ड जीते थे। और वहीं अगर हम दूसरे एशियन गेम्स की बात करें, तो दूसरे एशियन गेम्स आपके कहाँ आयोजित हुए? तो दूसरे एशियन गेम्स जो थे ये कहाँ पे आपके आयोजित हुए? तो ये आपके 1954 में, ये लिखा है आपका 1954, मनीला फिलीपींस में इनको आयोजित किया गया। तीसरे जो गेम्स हुए 1958 में टोक्यो जापान में इनका आयोजन कराया गया। और भारत में जो दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ वो कब किया गया? तो 1982 में दूसरी बार भारत में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। लेकिन ये कौन से नंबर के एशियन गेम्स थे? तो ये 9th नंबर के एशियन गेम्स थे, जो भारत में दूसरी बार इसका आयोजन कराया गया। वहीं अगर हम 2023 के एशियन गेम्स की बात करें, 2023 के एशियन गेम्स की बात करें, तो ये होंगजाऊ चाइना में इनका आयोजन कराया गया। कहाँ पे? होंगजाऊ चाइना में इनका आयोजन हुआ, जिसमें पहला रैंक जो रहा वो आपका चाइना का पहला रैंक रहा। और जो चौथा स्थान रहा वो आपका इंडिया का चौथा स्थान रहा। अगर हम 2023 के एशियन गेम्स में इंडिया की मेडल टैली की बात करें, तो टोटल जो मेडल जीते इंडिया ने वो 107 जीते, जिसमें कि आपके 28 गोल्ड थे और 41 आपके ब्रॉन्ज थे, 38 आपके सिल्वर थे। ये आपकी 2023 के एशियन गेम्स की मेडल टैली थी। ये आपको याद रखने हैं। टोटल 107 मेडल जीते, 28 गोल्ड थे, 41 ब्रॉन्ज थे और 38 सिल्वर थे। तो ये आपकी मेडल टैली होगी 2023 के एशियन गेम्स की। ये पूरा एशियन गेम्स मैंने कवर कर दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। इससे बाहर एशियन गेम्स में कुछ नहीं पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी तक देखा गया है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो फीफा का मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्विट्जरलैंड। तो जो फीफा का मुख्यालय है आपका वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद हम अगला देखते हैं।
तो जो फीफा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो फीफा की जो स्थापना हुई वो आपकी 1904 में फीफा की स्थापना की गई। और फीफा को ओलंपिक में आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो 1908 में फीफा को आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल किया गया। और सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीते? तो ये आपका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीते। और वहीं हम लेटेस्ट अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? तो ये आपका कतर दोहा में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित कराया गया और उसको अर्जेंटीना ने जीता 2022 का। और जो 2026 में होने वाले हैं ये आपके कहाँ पे होंगे? तो ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सबसे ज़्यादा बार किस देश में हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कराया गया है। अगर हम पहले कॉमनवेल्थ की बात करें तो ये आपके कहाँ पे हुए? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे वो हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कराया गया। और 1930 के सॉरी 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 1930 में ये पहली बार कराए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। और सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कब हुए थे? तो हैमिल्टन में हुए थे। और 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए वो आपके कहाँ पे होंगे? तो ये भी आपके हैमिल्टन कनाडा में ही 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये भारतीय संविधान में किस देश से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। इमरजेंसी पावर जो है वो जर्मनी से ली गई है। और यहाँ पे अगर हम ये दूसरे देशों की बात देखें तो जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। और कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं केंद्र की, क्या है? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो आपकी कनाडा से ली गई हैं। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो पहला तो हमने लिया है डीपीएसपी। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली। और दूसरा हमने क्या लिया? तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है जो कि आपकी केंद्र स्टेट और केंद्र राज्य बीचों के बीच में जो संबंध बताती है क्या किसके बीच में रहेगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ही हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। और जॉइंट सेटिंग भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 86वां संविधान संशोधन। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिए मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य जो थे वो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े। किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े। लेकिन वो तब 10 थे। लेकिन जब हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा तो वो 86वां संविधान संशोधन करके जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। तो पहले हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसके बाद हम 86वां संविधान संशोधन लेके आए 2002 में, जिसमें एक और हमने मौलिक कर्तव्य जोड़ा। और मौलिक कर्तव्य हमने ये लिए कहाँ से थे? तो ये रसिया से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। और जो 5 ईयर प्लान है यानी कि पंचवर्षीय योजना जो था पहले, अब जो वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, वो भी हमने रसिया से ही लिया था 5 ईयर प्लान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में जो पड़ता है वो कैथाप एमपी में आता है। और चिरांद की बात करें, चिरांद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिहार में पड़ता है। और हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में क्या है? तो हरियाणा में राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जो खेलों के साक्ष्य थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये धौलावीरा से खेलों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और जेपी जोशी ने इस साइट को खोजा था 1967-68 में। कब? 1967 और 68 में ये जेपी जोशी के द्वारा धौलावीरा साइट को खोजा गया था और यहीं से हमें खेलों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लोथल ये आपका किस नदी के किनारे पे है? तो उसका राइट आंसर होगा भोगावा। लोथल जो है आपका भोगावा नदी पर स्थित है। और रावी के किनारे पर क्या स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और घग्गर की अगर हम बात करें तो घग्गर कहाँ पे पड़ता है? तो कालीबंगन में ये आपका घग्गर स्थित है। और सतलज में क्या है? तो सतलज जो है वो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर आपका स्थित है। अगला प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में इनमें से गिरने वाली कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी चेनानी नसारी सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नसारी सुरंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर का संबंध जो है वो राजस्थान में सिंचाई परियोजना में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो समय से पूर्व बंद हो गई थी? तो जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी समय से पूर्व बंद कर दी गई, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय से पहले 2014 में चुनाव हो गए और सरकार आपकी बदल गई, एनडीए की सरकार आ गई जिसको उसने ख़त्म कर दिया गया और नीति आयोग को पंचवर्षीय योजना की जगह उसका गठन कर दिया गया। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के उड़ीसा में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण, दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था, तो उसी समय स्टील प्लांटों को लगाया गया। तो उसमें जो राउरकेला इस्पात संयंत्र था वो किसकी सहायता से लगाया गया? तो मेनली 3 देश थे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन। इन 3 जगह पे इन 3 देशों ने प्लांट लगाए, जिसमें जो राउरकेला का प्लांट लगा था वो किसकी सहायता से लगा? ये राउरकेला का जो प्लांट था वो उड़ीसा में स्थित है और ये लगा किसकी सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला का प्लांट लगाया गया। और रूस की सहायता से जो लगा वो कौन सा था? ये छत्तीसगढ़ में जो भिलाई का प्लांट है, भिलाई स्टील संयंत्र, वो रूस की सहायता से लगाया गया। और ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में स्टील संयंत्र लगाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सर्वोदय योजना जो थी ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न आता है मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो जो मानव खोपड़ी में अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं? तो ये 22 अस्थियां होती हैं मानव खोपड़ी में। अगला प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 22वां है वन किस राज्य में सबसे अधिक है? तो जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो G7 जो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था वो आपका इटली में किया गया था। और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और जो G7 2024 था ये आपका 50वां संस्करण था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। भारत G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30वां अजलान शाह ट्रॉफी कहाँ पे खेली गई? तो जो 30वीं अजलान शाह ट्रॉफी थी ये आपकी कहाँ पे खेली गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। ये जापान ने जीती है 30वीं अजलान शाह ट्रॉफी। और इसका रनर अप कौन रहा? तो रनर अप जो था वो पाकिस्तान था। ये थे आपके आज के 25 प्रश्न एसएससी जीडी के सैंपल मॉक 2 के। और अब हम आज का प्रश्न आप लोगों के लिए पूछते हैं। तो आज का प्रश्न है 1921 में विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1921 में विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पता हो वो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और आप लोगों को बता दें हम कि जो हमारा ऐप है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के एसएससी जीडी के 15 मॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप लोग वो मॉक जरूर जाके दें। ऐप पे आपको ये मॉक मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैप्टर वाइज भी मॉक मिल जाएंगे और फुल मॉक भी, और जीके जीएस सेक्शन के भी मॉक मिल जाएंगे। तो जितने भी जीडी के स्टूडेंट्स हैं वो आप सभी लोग इस पे ऐप को डाउनलोड करके ये मॉक टेस्ट जरूर दें, जिससे आपका जीके जीएस में स्कोर बूस्टअप हो सके। और ये पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग
डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ऐप डाउनलोड किए हैं तो नोट्स वाले सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टैटिक जीके की बुक है, आप लोगों को 49 रुपये इसका प्राइस है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको भी खरीद सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, और व्हाट्सएप चैनल पर भी यहाँ पे भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हमने एसएससी के द्वारा अब तक पूछे गए 50 बेस्ट स्टैटिक जीके के वीडियो, स्टैटिक जीके क्वेश्चन कवर किए हैं। ये आपका 40-45 मिनट का वीडियो होगा। यहाँ पे हमने 200 से 250 प्रश्न कवर किए हैं, जो आपके बेस्ट स्टैटिक जीके के प्रश्न थे जो अब तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और अक्टूबर का करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और वेबसाइट पे इसका करंट अफेयर का भी टेस्ट लगा सकते हैं आप लोग। बाकी धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।